चलिए आज बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। ये कहानी है शक्ति की, महत्वाकांक्षा की और खून खराबे की। एक ऐसी 300 साल लंबी दास्तां जिसके केंद्र में था सिर्फ एक बेशकीमती इनाम, दिल्ली का तख्त। सोचिए, पांडवों से लेकर मुगलों तक और मुगलों से लेकर मंगोलों तक हर किसी की नजर इसी एक शहर पर थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर दिल्ली के तख्त में ऐसा क्या खास था जिसे पाने के लिए एक बेटा अपने सगे बाप तक को मारने से नहीं हिचकिचाता था। तो दिल्ली के तख्त के इसी राज को जानने के लिए चलिए 5 राजवंशों के इस खूनी इतिहास की परतों को एक एक करके खोलते हैं। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। साल था 1206। मोहम्मद गौरी की मौत हो चुकी थी और दिल्ली का पहला सुल्तान कोई राजकुमार नहीं बल्कि उसका एक वफादार गुलाम बना। इसी ने मामलूक यानी गुलाम वंश की नींव रखी, एक ऐसे राजवंश की जिसने भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस सुल्तान का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और कहते हैं कि वो दिल का बहुत नेक था, अपनी प्रजा का खूब ख्याल रखता था। उसने विश्व प्रसिद्ध कुतुब मीनार जैसी इमारतें भी बनवाईं। लेकिन देखिए, किस्मत का खेल, सिर्फ 4 साल राज करने के बाद 1210 में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो गई। ऐबक के बाद गद्दी पर बैठा उसका दामाद इल्तुतमिश, और सही मायनों में कहें तो दिल्ली सल्तनत की असली शुरुआत उसी ने की, क्योंकि उसी ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली बनाया। लेकिन जो चीज उसे इतिहास में अमर बनाती है वो थी चंगेज खान जैसे खूंखार शासक को भारत पर हमला करने से रोकना। उसने बड़ी समझदारी से मंगोलों से भागे एक राजकुमार को पनाह देने से इनकार कर दिया और अपनी कूटनीति से चंगेज खान के साथ सीधी टक्कर टाल दी। इल्तुतमिश के बाद आई उसकी बेटी रजिया सुल्तान, दिल्ली की पहली और आखिरी महिला सुल्तान। लेकिन सोचिए, उस जमाने में दरबारियों को एक औरत का हुक्म मानना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके अच्छे कामों को नजरअंदाज किया गया और सिर्फ 4 साल के शासन के बाद उसी के भाई ने एक साजिश रचकर उसकी हत्या करवा दी। और फिर तख्त पर बैठा गयासुद्दीन बलबन, एक ऐसा क्रूर सुल्तान जिसने पूरे 20 सालों तक दिल्ली पर अपना खौफ चलाया। उसने आते ही इल्तुतमिश के बनाए 40 सरदारों के दल को खत्म किया, पूरे राज्य में जासूसों का जाल बिछा दिया और खुद को सुल्तान नहीं बल्कि जिल्ले इलाही यानी धरती पर भगवान की परछाई घोषित कर दिया। अब बलबन के जो उत्तराधिकारी थे वो बहुत कमजोर निकले, तो बस उनको मारकर जलालुद्दीन खिलजी ने तख्त पर कब्जा कर लिया और मामलुक वंश का अंत हो गया। अब दिल्ली पर खिलजी सल्तनत का परचम लहराने लगा, जो दिल्ली की सबसे ताकतवर और खौफनाक सल्तनतों में से एक बनी। लेकिन खिलजी सल्तनत का असली चेहरा सामने आया उसके सबसे कुख्यात शासक अलाउद्दीन खिलजी के आने के बाद। इतिहासकार तो उसके बारे में कहते हैं कि वो सुल्तान कम और लुटेरा ज्यादा था। एक तरफ तो अलाउद्दीन ने गुजरात से लेकर वारंगल तक कई राज्यों को लूटा। कहते हैं कि विश्व प्रसिद्ध कोहे नूर हीरा भी यहीं से उसका जनरल मलिक काफूर लूट कर लाया था। उसने लाखों लोगों का धर्म भी बदलवाया। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। उसने मंगोलों को भारत में घुसने से रोके रखा और बाजार में चीजों के दाम कंट्रोल किए ताकि आम लोगों और सैनिकों को महंगाई से राहत मिल सके, जो उस दौर के हिसाब से एक कमाल का प्रशासनिक कदम था। खिलजी वंश का अंत भी उतना ही हिंसक रहा जितनी उसकी शुरुआत। कहा जाता है कि अलाउद्दीन को उसके जनरल मलिक काफूर ने ही मार डाला। बाद में अलाउद्दीन के अय्याश बेटे मुबारक शाह को उसके जनरल खुसरो खान ने मारा और फिर खुसरो खान को गाजी मलिक ने मारकर खिलजी सल्तनत का नामो निशान ही मिटा दिया। मतलब पूरी तरह से खून खराबा। अब शुरू हुआ तुगलक वंश का दौर। ये वो सल्तनत थी जिसने दिल्ली पर सबसे लंबे समय तक करीब 94 साल राज किया। और इसी सल्तनत में हमें मिलता है इतिहास का सबसे मशहूर और शायद सबसे कंफ्यूज्ड सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। अब उसे सनकी क्यों माना जाता है? क्योंकि वो ऐसे ऐसे फैसले लेता था जो किसी के भी समझ से परे थे। जैसे मंगोल हमलों से बचने के लिए उसने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया। और सिर्फ फैसला ही नहीं, पूरी की पूरी प्रजा को पैदल वहां चलने का हुक्म दे दिया। लेकिन जैसे ही दिल्ली खाली हुई, मंगोलों ने उस पर कब्जा करने की कोशिश की। अपनी गलती का एहसास होते ही वो सबको लेकर वापस दिल्ली भागा। इस चक्कर में हजारों बेगुनाह लोग मारे गए। उसका एक और कमाल का फैसला था सोने चांदी की जगह पीतल के सिक्के चलाना। नतीजा, लोगों ने घर घर में ही नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए और पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। कहते हैं कि जब वो मरा तो उसने कहा था कि आज सुल्तान को अपनी प्रजा से
और प्रजा को अपने सुल्तान से आज़ादी मिल गई। तुगलक के बाद के शासक बहुत कमजोर थे और इसी का फायदा उठाकर 1398 में मंगोल शासक तैमूर ने दिल्ली पर हमला कर दिया। उस समय का सुल्तान तो डर कर भाग गया और तैमूर ने सिर्फ 5 दिनों में दिल्ली में ऐसा कत्लेआम मचाया कि करीब करीब 2 लाख लोग मारे गए। सोचिए, दिल्ली को इस तबाही से उबरने में ही 100 साल लग गए। जाहिर है, तैमूर के इस हमले ने तुगलक सल्तनत को तो पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। तैमूर दिल्ली का शासन अपने गवर्नर खिज़्र खान को सौंपकर चला गया और बस यहीं से सल्तनत के पतन का दौर शुरू हुआ, जिसमें 2 बेहद कमजोर राजवंशों का उदय हुआ। पहला था सैयद वंश, जो दिल्ली पर राज करने वाला शायद सबसे कमजोर सल्तनत था। अंदाजा लगाइए, अपने 37 साल के राज में ये राजवंश अपने राज्य को दिल्ली के 50 किलोमीटर के दायरे से बाहर फैला ही नहीं पाया। फिर सैयद वंश के आखिरी सुल्तान ने तो डरकर ही बहलोल लोदी के हाथों सल्तनत गंवा दी और इस तरह लोदी वंश की शुरुआत हुई। ये दिल्ली पर राज करने वाले पहले अफगानी शासक थे। बहलोल लोदी ने सल्तनत को कुछ हद तक तो स्थिर किया, लेकिन इस वंश का जो सबसे काबिल सुल्तान हुआ वो था सिकंदर लोदी, जिसने आगरा शहर की स्थापना की थी। तो इतनी सारी लड़ाइयाँ, इतना खून खराबा। अब वापस आते हैं हमारे उसी पहले सवाल पर। आखिर हर कोई दिल्ली पर ही कब्जा क्यों करना चाहता था? क्या था दिल्ली के तख्त का वो असली राज? इसका जवाब असल में काफी सीधा है। देखिए, दिल्ली उस समय का एक बहुत बड़ा कमर्शियल सेंटर था। देश के सारे सिक्के वहीं ढाले जाते थे। मतलब जिसका दिल्ली पर कब्जा, उसका पूरी अर्थव्यवस्था पर कब्जा, और ऊपर से इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि यहाँ बैठकर आसपास के सभी राज्यों को कंट्रोल करना बहुत आसान था। तो लोधी वंश का जो आखिरी सुल्तान था, इब्राहिम लोधी, वो बहुत घमंडी था। इतना कि उसके अपने ही मंत्री उससे नफरत करते थे। तंग आकर उन्होंने काबुल के शासक बाबर को भारत आने का न्योता दे दिया। 1526 में पानीपत की मशहूर लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। एक सल्तनत का अंत और भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक मुगल सल्तनत के उदय का रास्ता साफ। लेकिन वो एक अलग कहानी है। सोचने वाली बात तो ये है कि कैसे सत्ता का नशा